हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का अगर बहुत ही कम अमाउंट ले, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग एटम्स और अगर मॉलिक्यूल्स को काउंट करें तो जो उसकी संख्या हमको मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, करोड़ों में मिलेगा। तो वैसे संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को एक सुटेबल यूनिट की जरूरत है और वो यूनिट हम लोगों का मोल था। तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर एक छोटे से अगर हम लोग अमाउंट में देखें, अगर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग एक एटम या एक मॉलिक्यूल के अगर हम मास को देखें तो उसका मास बहुत ही कम आएगा। वो मास इतना कम आएगा कि उसको हम लोग अगर ग्राम या केजी में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत ही कम आएगा। यानी हम लोगों को एक एटम के मास को अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हम लोगों को एक सुटेबल यूनिट चाहिए मास का, है ना। और वो यूनिट जो मास का है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग वैसे छोटे मास को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम लोग देखें कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो हम लोग कहते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 होता है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम लोग कार्बन के एक एटम का अगर हम लोग मास लें, वैसा एटम जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हो, और अगर उस मास को हम लोग 12 से डिवाइड करें तो जो हम लोगों का वैल्यू आएगा वही हम लोगों का 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि 1 मोल कितना होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। उसी तरह अगर हम लोग कहें 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने मास को कहते हैं, तो 1 AMU जो है वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम को कहते हैं। यानी अगर हमारे पास इतना मास होगा तो उसको हम लोग 1 AMU कह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए जब इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास इतना मास है तो उसको हम लोग 1 AMU कह सकते हैं। और 1 AMU को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मतलब होता है ना, वैसा कार्बन एटम जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों के पास एक टर्म आएगा आइसोटोप्स, जिसमें एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे पर उनका जो मास होगा वो अलग अलग होगा। पर अभी हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, तो हम लोग सीधा सा समझे कि 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया। तो हम लोगों ने क्या किया, कार्बन का एक ऐसा एटम लिया जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और उसके मास को हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया, और जो आया उसी को हम लोग 1 AMU कहते हैं। और यही वो मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि 1 AMU को अगर हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन के रेस्पेक्ट में ही क्यों डिफाइन किया गया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एटॉमिक स्केल बनाया गया था उसमें सबसे पहले जो देखा गया था वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक स्केल बनाया था। फिर
हम लोगों ने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक स्केल बनाए, पर अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारा अमाउंट में हम लोगों को पाया जाता है। ठीक है, पूरा एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि कार्बन और उसके कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम लोगों ने एटॉमिक स्केल जो है उसके लिए हम लोगों ने कार्बन को सिलेक्ट किया। ठीक है, और मास ऑफ वन कार्बन एटम को हम लोग ने 12 से डिवाइड किया और जो आया उसी को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के बाद जब भी हम लोग कहेंगे 1 AMU तो हम लोगों को ये वैल्यू जो है वो याद रखना है, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम लोगों को इतना याद रखना होगा कि 1 AMU हम लोगों का 1 AMU का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जब भी हम लोग कहेंगे तो हम लोगों को समझना है मास ऑफ वन एटम। ठीक है, एक एटम के मास को ही हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ हम लोगों का आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, पर अभी हम लोग थोड़ा सा उसको साइड कर देते हैं और अभी हम लोग सीधा सा समझेंगे कि जब भी हम लोग कहें, ठीक है, कि एटॉमिक मास तो हम लोग को समझना है एक एटम का मास। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU होगा, है ना। हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो 1 नहीं बोलना है, 1 AMU बोलना है। ठीक है, तो अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 AMU कितना होता है, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम का मास पूछेंगे तो 1 AMU भी बोल सकते हैं और इतना ग्राम भी बोल सकते हैं, पर आप देखिए इसको, है ना, ग्राम में जो है अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो वो हम लोगों के लिए, है ना, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है हम लोग कि जब भी हम लोग बोले हाइड्रोजन के एक एटम का क्या मास होता है तो हम लोग उसको कहेंगे 1 AMU। ठीक है, फिर अगर कोई कहेगा कि हीलियम के एक एटम का मास क्या है तो उसको हम लोग बोलते हैं 4 AMU। ये सब आप लोगों को याद होगा, लेकिन हम लोग एक, है ना, रिकैप कर लेते हैं ताकि जब भी अगर हम लोग को इसका यूज अगर करना पड़े तो हम लोगों को इसका वैल्यू जो है वो याद रहे। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 12 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, अगर ऑक्सीजन के एक एटम का अगर हम लोग मास पूछे तो कितना होता है, 16 AMU, सोडियम के लिए 23 AMU, मैग्नीशियम के लिए 24 AMU, एल्यूमिनियम के लिए 27 AMU, सल्फर के लिए 32 AMU, क्लोरीन के लिए 35.5 AMU। अब ये 35.5 क्यों आता है इसके बारे में भी हम लोग, है ना, आगे डिस्कस करेंगे। कॉपर का क्या आता है, 63.5 AMU, और अगर हम लोग सिल्वर का बात करें तो उसके एक एटम का अगर हमको मास लेना होगा तो वो हम लोग 108 AMU लेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है तो हम लोगों को 16 अगर हम लोग बोलेंगे तो, है ना, कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, उसको हम लोग को बोलना चाहिए 16 AMU, तब लोगों को समझ में आएगा कि अगर ये AMU में रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको हम लोग किसी दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 AMU। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास मास जो है वो 100 AMU है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इस 100 AMU में हीलियम के कितने एटम्स होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU होता है, तो अगर हम लोग कहें 8 AMU में कितने एटम्स होंगे, 2, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करना होगा एक एटम के मास से, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जब भी कोई हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो मास दिया गया वो ले लेंगे हम लोग मास, और डिवाइडेड बाय हम लोगों को लेना है क्या, एटॉमिक मास। बस ध्यान रखना है कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यानी अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो ये ग्राम में होना चाहिए,
अगर ये AMU में दिया है तो ये भी AMU में होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ एटम्स आएगा जो कि यूनिटलेस होगा, जिसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हम लोग को मास को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, पर दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो मास यहां पर कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 100 AMU, और हीलियम के एक एटम का मास अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4 AMU। तो देखिए AMU और AMU क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 100 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हम लोगों का आ जाएगा 25। यानी हम लोगों के है ना कहेंगे कि अगर हमारे पास 100 AMU है तो उसमें हमारे हीलियम के 25 एटम्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 4 ग्राम। तो यहां पर देखिए जो सब्सटेंस है वो हीलियम है, तो उसका हम लोगों ने कितना मास लिया है, तो उसका मास जो है वो हमारा 4 ग्राम है। तो फिर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, तो नियम तो वही है कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो जो मास दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर देखें नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हम लोगों का बराबर होगा मास, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास से। पर इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो मास क्या दिया हुआ है यहां पर 4 ग्राम, जबकि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लोगों का होता है 4 AMU। तो आप देखिए यहां ग्राम है और यहां AMU है, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, या तो ग्राम को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करें, या तो 1 AMU को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 है ना ग्राम, और 4 यहाँ पर लिखते हैं, और 1 AMU को लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अब आप देखिए यहाँ से ग्राम और ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 और 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.66। तो अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.66 से, ठीक है, तो ये हम लोगों का 0.602 आएगा। ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें तो ये 10 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर नीचे -24 है, तो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 का पावर 24 हो जाएगा, और 10 का पावर 24 को हम लोग 10 इंटू 10 का पावर 23 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, 23 और 1 जुड़ के हमारा 24 हो जाएगा। और नीचे में क्या हुआ हम लोगों का 1.66। तो अगर हम लोग 10 को डिवाइड कर देंगे 1.66 से, तो इसी का जो है वो हम लोगों का वैल्यू आता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप देखिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आ गया कि अगर हम लोग हीलियम का कितना ग्राम लिए यहां पर 4 ग्राम, ठीक है, तो 4 ग्राम में हीलियम के हमारे पास कितने एटम्स हैं, 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस एटम का मास जो AMU में होता है, अगर उसको हम लोग ग्राम में ले ले तो उतने मास में जो एटम्स का जो संख्या आएगा वो हमेशा 1 मोल होगा। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग सोडियम का ले, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के, तो हम लोग यहां पर मास फिर से 23 ग्राम लिखेंगे, और फिर यहां पर 23 AMU होगा, और फिर AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा। तो 23 तो हमेशा कैंसिल होगा, तो हमेशा तो यही बचेगा, और इसका 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, इसी को तो हम लोग हमेशा है ना 6.02 इंटू 10⁻23 लिखेंगे, और यही हमारा 1 मोल होगा। यानी अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है, अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें,
और फिर पूछा जाए कि उतने मास में कितने एटम्स हैं, तो वो हमेशा आंसर हमारा 1 मोल होगा। और जो 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम लोग कहते हैं मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। यानी हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हमारे पास अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम है तो उसमें हम लोगों के पास कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हम लोग जानते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है मास और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हम लोग मास देखें तो यहां पर 12 ग्राम है और एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का वो 24 AMU होता है। तो अगर हम लोग इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 12 ग्राम हो जाएगा और जो 24 AMU है वो हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। और हम लोग जानते हैं 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 का आंसर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। और ये 12/24 यहां पर भी ग्राम रहेगा तो ग्राम और ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने कोई मोल वर्ड का यूज नहीं किया है। तो जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को 12 ग्राम मैग्नीशियम कहा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 AMU होता है। तो अगर हम लोग 24 ग्राम ले लेते तो हमारे पास 1 मोल एटम्स होगा 24 ग्राम में। तो 12 ग्राम में कितने हमारे एटम्स होते, 1 मोल का हाफ। तो 1 मोल का जो हाफ है वो यही है हमारा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं और हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो उसी तरह हम लोग कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है और इसको भी हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें मॉलिक्यूलर मास तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें है ना H2O और कोई हमसे पूछता है कि H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर हम लोगों को वाटर के एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोगों को मास निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स के मास को जोड़ना होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन के 1 एटम के मास को जोड़ना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU है और जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास 16 AMU होता है। तो अगर हम लोग यहां पर H2O का अगर हम लोग देखें, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 1 और प्लस 16 और ये हम लोगों का 18 AMU हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग वाटर का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका मास जो है वो हम लोगों का 18 AMU हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि मीथेन। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मीथेन में कार्बन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। तो अगर मीथेन के एक मॉलिक्यूल का अगर हमको मास बताना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन के 1 एटम का मास लेंगे और हाइड्रोजन के 4 एटम का मास लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है।
तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 और ये हम लोगों का 16 AMU हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग H2 अगर SO4 अगर हम लोग कहें तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो अगर हम लोग सबके एटॉमिक वेट को जोड़ दें तो हम लोग H2SO4 का जो है वो हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर के यहाँ पर 1 एटम है और उसका मास होता है 32 तो 32 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पर उसके 4 एटम्स है तो ये हो गया हम लोगों का 16 इंटू 4। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये 64 आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हम लोगों का 98 AMU हो जाएगा। यानी H2SO4 का अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका जो मास मिलेगा वो हम लोगों का 98 AMU मिलेगा। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, जैसे कि ग्लूकोज C6H12 और O6, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 इंटू 6 करना पड़ेगा, प्लस 12 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस हम लोगों का यहां पर 16 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ यहां पर अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये 72 हो जाएगा, 72 में 12 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा, और ये हम लोगों का 96 हो जाएगा। तो 96 प्लस 84 अगर हम लोग कर देंगे तो ये हम लोगों का 180 AMU आ जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है यहां पर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आर प्रेजेंट इन 126 AMU। यानी यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास एक सब्सटेंस है HNO3 और उसका जो मास है वो हमारे पास 126 AMU है। तो उसमें हमको बताना है कि HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता था तो मास को डिवाइड करते थे एटॉमिक मास से, उसी तरह अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर मास को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो पहले हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा HNO3 का। तो अगर हम लोग यहां पर कहें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो ये हम लोगों का 63 AMU हो जाएगा। और अब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर हम लोगों से कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा HNO3 का, तो फॉर्मूला है मास को डिवाइड कर देना है किससे, मॉलिक्यूलर मास से। बस हम लोग को ध्यान ये देना है कि दोनों का जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो मास हम लोग का क्या दिया हुआ है 126 AMU, और मॉलिक्यूलर मास क्या है हम लोगों के पास, है ना 63 AMU। तो देखिए AMU कट जाएगा और इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। यानी 126 AMU में HNO3 के हम लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आर प्रेजेंट इन 126 ग्राम। पिछले क्वेश्चन में 126 AMU था। AMU बहुत छोटा सा मास होता है जबकि ग्राम उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी अगर आप AMU और ग्राम में अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि अगर AMU जमीन है
धरती है तो जो ग्राम होगा वो आकाश होगा, मतलब उन दोनों के बीच में इतना हम लोगों का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से अलग है क्योंकि वहां मास एमयू में था और यहाँ पर मास ग्राम में है। तो इसको बनाने का वही तरीका होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर मॉलिक्यूलर मास जो है, अगर हम लोग ऑफ HNO3 का अगर हम लोग निकाले तो ये हम लोगों का 63 AMU आ जाएगा। और अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है, मास को हम लोगों को डिवाइड करना होगा किससे, मॉलिक्यूलर मास से। और दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट हम लोगों का सेम होना चाहिए। तो मास क्या दिया हुआ है, मास 126 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास 63 AMU है। तो हम लोग को AMU को किस में रिप्रेजेंट करना होगा, ग्राम में। तो ये हो जाएगा 126 ग्राम और 63 और 1 AMU 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। और ये ग्राम और ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा था कि 1/1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 को हम लोग 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 63 से डिवाइड करेंगे अगर 126 को तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 और ये हम लोगों का हो जाएगा 12.04 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ये संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो 126 AMU में सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स थे, पर अगर 126 ग्राम में अगर हम लोग अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत ही बड़ा संख्या है। ठीक है, इसीलिए AMU और ग्राम में हम लोगों को समझना है कि दोनों में जो है वो जमीन और आसमान का जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे पास मीथेन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोगों को उसका मास बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का मास का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो जो मीथेन है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम लोगों का 16 AMU आएगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 3 जो है वो टर्म्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 और यहां पर जो मास है हम लोगों का वो निकालना है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम लोगों का 16 AMU होता है। लेकिन अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 और यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1/1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 यही तो हमारा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये यहां पर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा और ये यहां पर 1/16 यानी यहां पे सीधा हम लोग समझे मास डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा और ये हम लोगों का हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू दी पावर -24 है ना। और ग्राम हम लोग यहां पर नीचे रख लेते हैं। अब आप देखिए ये -24 जो है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये और ये जो है हम लोगों का ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का जो मास आएगा वो हम लोगों का मास जो है वो 16 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इतने ही पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग 1 मोल का मास देखें तो वो न्यूमेरिकली उतना ही होता है जितना मॉलिक्यूलर मास है 16, बस जो यूनिट है वो AMU के जगह हम लोगों का ग्राम आ जाएगा। और ये ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि अगर हम लोग 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 को अगर हम लोग 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोगों का 1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 यानी 1 mu का जो वैल्यू होता है, अगर हम लोग उसको 1 मोल से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा। और यही कारण है कि जो एक एटम का मास AMU में होता है वही 1 मोल एटम का मास ग्राम में होता है। और उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल का मास AMU में होता है उतना ही 1 मोल का मॉलिक्यूल का मास होता है, पर वो हो जाता है हम लोगों का ग्राम में। और जो 1 मोल का मास होता है उसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। तो मोलर मास को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास, ठीक है, तो मोलर मास को हम लोग कह सकते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि जो मोलर मास है वो हम लोगों का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम हो जाएगा। यानी हम लोग एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें या फिर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वही हमारा मोलर मास कहलाएगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहेंगे। तो अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास 10 ग्राम है तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम में हमारे पास 1 मोल है। तो अगर हम लोग 20 ग्राम ले लेंगे तो उसमें हम लोगों को उस सब्सटेंस का 2 मोल मिलेगा। यानी अगर कोई हमसे कहता है कि अगर मास दिया गया है उस सब्सटेंस का, अगर और मोलर मास अगर हमको पता है तो हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये मास हम लोगों का ग्राम में होना चाहिए, नॉर्मली ग्राम में दिया रहता है और ये भी हमारा ग्राम में ही रहेगा। तो अगर हम लोगों को मास दिया गया है किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में और अगर हम लोग उस सब्सटेंस के मोलर मास से उसको डिवाइड कर दें तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और उसी तरह से आप समझिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है किसी सब्सटेंस का और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? मोलर मास से, तो हम लोगों का उस सब्सटेंस का मास निकल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास दिया गया है तो हम लोग किसी गिवन मास में बता सकते हैं कि उस सब्सटेंस का हम लोगों के पास कितना मोल्स रहेगा। उसी तरह हम लोग अगर हमारे पास पार्टिकल्स का अगर संख्या दिया हुआ है तो भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स दिए रहेंगे अगर हम उसको 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, अगर उससे हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसका वैल्यू हम लोगों का 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम अमोनिया। यहां पर एक सब्सटेंस अमोनिया है जिसका मास लिया गया है 4.25 ग्राम। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे।
तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को मोलर मास चाहिए। किसका मोलर मास चाहिए? जो सब्सटेंस दिया गया, और हमारा सब्सटेंस कौन सा है? अमोनिया। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है, ठीक है, अगर वो कंपाउंड है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर NH3 का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले तो वो 14 + 3 17 होगा, और उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी मोलर मास ऑफ अमोनिया हम लोगों का हो जाएगा 17 ग्राम। यानी अगर हमारे पास 17 ग्राम अमोनिया होगा तो हमारे पास 1 मोल होगा अमोनिया का। तो अब हम लोगों को मास जो है वो 4.25 ग्राम दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अपना जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ जो मोल्स होता है वो हम लोगों का होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मास जो है वो 4.25 ग्राम दिया गया है, और जो मोलर मास है हम लोगों का वो 17 ग्राम है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यानी हम लोगों के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? 1/4 यानी 0.25। तो ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। पर अगर सपोज कीजिए यहां पर पूछा जाता कि इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो जितना हम लोगों का मोल दिया हुआ रहेगा हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। यानी हम लोग कहेंगे कि जो सेकंड फॉर्मूला था, याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स का, वो हम लोगों का था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसके जगह अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, और हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। लेकिन यहां पर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको इस साइड ले आएंगे। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा हम लोगों का वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 × 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1/4 है और ये 6.02 × 10⁻23 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 6.02 को करीब अगर 6 ही मान लें तो ये हमारा 1.5 × 10⁻23। यानी हमारे पास अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1.5 × 10⁻23। और हम लोग जान रहे हैं कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स है। यानी अगर हम लोगों से कोई नाइट्रोजन के एटम्स का अगर संख्या पूछता तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन के एटम्स भी होंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन का एटम है। तो अगर 10 मॉलिक्यूल होगा तो 10 ही नाइट्रोजन के एटम्स मिलेंगे। और अगर हाइड्रोजन के एटम्स का संख्या पूछा जाए तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम्स है। यानी अगर हम लोगों को मॉलिक्यूल्स का संख्या मिल गया तो अब हम लोग तो आसानी से एटम्स का संख्या निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को यहां पर मॉलिक्यूल्स का संख्या तो मिल गया। तो अगर हम लोगों को यहां पर पूछा जाता नंबर ऑफ, है ना, नाइट्रोजन एटम्स, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हमेशा 1.5 × 10⁻23 के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम लोगों से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा जाता तो हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हम लोगों को हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये हम लोगों का 4.5 × 10⁻23 आ जाता। ठीक है,
यानी अगर हम लोगों को किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है और अगर हम लोग को उसका मोलर मास आता है तो हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता चल गया तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H12 और O6 होता है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6। यानी सीधा सा बात है कि जितना मॉलिक्यूल्स होगा उससे 6 गुना ज्यादा, 6 टाइम्स ज्यादा कार्बन के एटम्स होंगे। जितना मॉलिक्यूल्स होगा उससे 12 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, और जितना मॉलिक्यूल्स होगा उससे 6 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। अब वो संख्या चाहे डजन में दिया हो, सेंचुरी में दिया हो, मोल में दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना अमाउंट दिया गया है, जितना संख्या दिया गया है ना, उससे 6 टाइम्स ज्यादा कार्बन का संख्या होगा, 12 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन का संख्या होगा, और 6 टाइम्स ज्यादा हम लोगों का ऑक्सीजन का संख्या होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर दिया गया है 2, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो जितना ग्लूकोज का मोल है उससे 6 गुना ज्यादा कार्बन के एटम्स का संख्या होगा मोल्स में, और हाइड्रोजन का 12 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसा कि हम लोग से यहां पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो अगर हम लोगों का 1 मोल ग्लूकोज होता तो उसमें 12 मोल हाइड्रोजन के एटम्स होते, पर हमारे पास 2 मोल है तो 2 इंटू हम लोग यहां पर 12 कर देंगे, और यहां पर कितना मोल आ जाएगा हमारा? 24, है ना, मोल्स हो गया। ठीक है। और यही अगर एटम्स पूछता तो फिर हम लोग 24 को 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। अगर हम लोगों को यहाँ कार्बन का अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछता तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते किससे? 6 से, तो हम लोगों का आंसर जो है वो 12 मोल्स आता। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर वाटर का हम लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और हम लोगों से उसका मास पूछा जा रहा है। तो जब भी हम लोगों को मास निकालना है तो हम लोगों को पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे? मोलर मास से, तो हम लोगों को मास पता चल जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें हम लोगों का कितना मोल्स होता है। तो अगर पार्टिकल्स का संख्या दिया हुआ है तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों का होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 23, और उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से, और हम लोगों का जो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर वो हाफ आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग वाटर का अगर हम लोग मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ H2O, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 2, ऐसे तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है, पर यहाँ 2 एटम है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और प्लस यहाँ पर 16, तो ये हम लोगों का 18, और ये यूनिट होगा हम लोगों का ग्राम। यानी अगर वाटर का हमारे पास 1 मोल होता तो उसका मास 18 ग्राम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम लोगों का होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है हमारा यहाँ पर हाफ, और जो मास है वो नहीं पता है, लेकिन मोलर मास हम लोगों का पता है 18 ग्राम। ठीक है। और यहां से अगर हम लोग मास निकाल लें तो मास हम लोगों का जो है वो 9 ग्राम आएगा। ठीक है। यानी अगर किसी सब्सटेंस का हम लोगों को मास दिया गया है और अगर उसमें पार्टिकल्स निकालना है तो पहले मास को डिवाइड कर लेंगे मोलर मास से,
तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और हमको मास निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हम लोगों का मास पता चल जाएगा।